लिसन, इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनालाइज करते वक्त सबसे पहले हमें एक फंडामेंटल ट्रेंड को समझना होगा जो पिछले 3 डेकेड से कांस्टेंट बना हुआ है। अगर आप स्लाइड के पहले ग्राफ को देखें, जिसे मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी कहते हैं, तो आप पाएंगे कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रफली 16% टू 17% पर स्टैग्नेशन प्लेटो पर अटका हुआ है। सोचो जरा, रिफॉर्म्स हुए पर शेयर नहीं बढ़ा। इसका कॉजल एनालिसिस करना जरूरी है। स्ट्रक्चरलिज्म इकोनॉमिक्स में हम इसे प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या स्टैग्नेशन स्ट्रक्चरलिज्म के लेंस से देखते हैं। सिंपल है, इंडस्ट्री ग्रो होने से पहले ही स्लो हो गई। गवर्नमेंट का पॉलिसी टारगेट, जैसा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और मेक इन इंडिया में सेट किया गया है, इस शेयर को 25% तक ले जाने का है बाय 2025। लेकिन सवाल यह है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। यहां एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम मिसिंग मिडल कहते हैं। स्लाइड के राइट साइड में जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक सेक्शन है, वहां ये क्लियर होता है कि इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एक आवर ग्लास जैसा है। हमारे पास या तो बहुत सारी छोटी ड्वार्फ फर्म्स हैं, यानी माइक्रो यूनिट्स जो कभी बड़ी नहीं होती, या फिर सीधा लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं। मिड साइज्ड फर्म्स जो स्केलेबिलिटी और इनोवेशन ड्राइव करती हैं, वो मिसिंग हैं। समझ आया? इस स्ट्रक्चरल वीकनेस के पीछे एक बड़ा रीजन है पैराडॉक्स ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जीवीए एनालिसिस बताता है कि आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनेट लेबर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस को सबसे ज्यादा हर्ट करता है हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। स्लाइड के बॉटम राइट में दिया गया फनल डायग्राम देखें। इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 14% है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स 8 टू 9% है। जब रॉ मटेरियल लाने और फिनिश्ड गुड्स भेजने का खर्चा इतना ज्यादा होगा, तो इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट में महंगे हो जाएंगे। इस फनल में आप देख सकते हैं कि कैसे लैंड एक्विजिशन और आर्केइक लेबर लॉस जैसी रेगुलेटरी रिजिडिटीज रिसोर्सेज को स्क्वीज कर देते हैं, जिससे फाइनल ग्लोबल कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि इन कॉस्ट पुश फैक्टर्स और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को रिमूव करना प्री रिक्विजिट है। क्लियर है? देखो, पिछली स्लाइड में हमने समझा कि मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेटेड क्यों है। अब अब हम गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए गेम चेंजिंग इंटरवेंशन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और पीएलआई स्कीम को डीकोड करेंगे। ट्रेडिशनली सब्सिडीज इनपुट बेस्ड होती थीं, यानी आप फैक्ट्री लगाओ, हम सस्ती बिजली या जमीन देंगे। लेकिन पीएलआई ने इस फिलॉसफी को पलट दिया है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में पीएलआई इंसेंटिव मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट देखें। ये स्कीम पूरी तरह से आउटपुट ओरिएंटेड है। यहाँ इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ाएंगे। इस प्रोसेस को समझिए। स्टेप 1 में एक बेस या प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है। स्टेप 2 में मैन्युफैक्चरर को इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दिखाना होता है, राइट? जब स्टेप 3 में एक्चुअल टर्नओवर वेरीफाई हो जाता है, तभी स्टेप 4 में गवर्नमेंट कैश इंसेंटिव डिसबर्स करती है, जो इंक्रीमेंटल सेल्स का 4% से 6% होता है। ये मैकेनिज्म 5 साल के लिए कंटिन्यूअस लूप में चलता है। मेक सेंस? इस पॉलिसी के पीछे ट्विन गोल्स काम कर रहे हैं। पहला है ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट करना, यानी फर्म्स को स्केल अप करना ताकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सकें। दूसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली उन जियोग्राफी से जहां सप्लाई चेन डिपेंडेंसी ज्यादा है, जैसे चाइना। स्लाइड के राइट साइड में जो सेक्टोरल व्हील बना है, वो 14 की सेक्टर्स को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिकली चुना गया है। इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हाई ट्रैक्शन एरियाज हैं, जहां हमने एप्पल और सैमसंग के इकोसिस्टम में ऑलरेडी सक्सेस देखी है। साथ ही फार्मा सेक्टर में केएसएम्स और एपीआईज पर फोकस है, ताकि ड्रग सिक्योरिटी एंश्योर हो सके। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सोलर पीवी और ईवी बैटरीज को भी इंक्लूड किया गया है। इस स्कीम का अल्टीमेट एम है एडिशनल प्रोडक्शन वर्थ 30 लाख करोड़ जनरेट करना। ये सिर्फ सब्सिडी स्कीम नहीं है, ये एक बिहेवियरल नज है जो कंपनीज को स्मॉल स्केल से निकलकर ग्लोबल स्केल पर compete करने के लिए पुश करता है। जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग competitive होगी, तभी हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को रियल टर्म्स में अचीव कर पाएंगे।
नाउ फोकस। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशियल और ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। यू सी, इंडस्ट्री हवा में ऑपरेट नहीं करती, उसे जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी चाहिए होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एनएमपी 2011 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का रोल आता है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में निम्स इकोसिस्टम का विजुअल देखें। निम्स यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स एक तरह से ऑटोनोमस इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स होते हैं। इनका मेन कॉन्सेप्ट है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। सिंपल शब्दों में, जब सारी सुविधाएं एक जगह होंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस इकोसिस्टम में सिंगल विंडो गवर्नेंस होती है ताकि रेड टेप कम हो, और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस होता है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ये जोन सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी शेयर 25% तक पहुंच सके। लेकिन इन जोन्स को कनेक्ट करने के लिए हमें लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। यहां आते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जो कॉमर्स की बैकबोन है। स्लाइड के राइट साइड में इंडिया का मैप देखें, जिसमें अलग अलग कॉरिडोर्स मार्क किए गए हैं। सबसे प्रोमिनेंट है डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो दादरी से जेएनपीटी पोर्ट तक जाता है। इसके पैरेलल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी चलता है। इसका इकोनॉमिक लॉजिक सिंपल है, टाइम इज मनी। डीएफसी और कॉरिडोर्स का इंटीग्रेशन फ्रेट टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। पहले जो माल पहुंचने में 14 दिन लगते थे, वो अब 14 घंटे में पहुंच सकता है। मैप में आप सीबीआईसी, चेन्नई बेंगलुरु और वीसीआईसी, विजैक चेन्नई जैसे कॉरिडोर्स भी देख सकते हैं। ये कॉरिडोर्स अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंटीग्रेट करते हैं। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होती है और मार्केट एक्सेस फास्ट होता है, तभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपेटिटिव बनती हैं। जापान की असिस्टेंट से डेवलप हो रहे ये कॉरिडोर्स बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रीराइट कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन सेंटर्स, पोर्ट्स और मार्केट से सीमलेसली जुड़ सकें। गॉट इट? लिसन केयरफुली। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के सबसे क्रिटिकल सेगमेंट पर, एमएसएमई सेक्टर। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हुई है और इसका मैक्रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। पहले एमएसएमई डेफिनेशन पुरानी थी और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पर बेस्ड थी। इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी जिसे हम फियर ऑफ ग्रोथ कहते हैं। कंपनीज डरती थीं कि अगर उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो वो एमएसएमई का स्टेटस और उसके बेनिफिट्स खो देंगी। इस वजह से वो डेलिबरेटली छोटी रहती थी। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जुलाई 2020 में नई कंपोजिट डेफिनेशन लाई गई। स्लाइड की टेबल एमएसएमई क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन को ध्यान से देखें। अब क्राइटेरिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्लस एनुअल टर्नओवर दोनों हैं। एग्जाम्पल के लिए, माइक्रो एंटरप्राइज अब वो है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। सिंपल है ना? साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के बीच का भेदभाव, डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया गया है, जो मॉडर्न सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए जरूरी था। स्लाइड के राइट साइड में स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाले पिलर्स इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बताते हैं। एमएसएमईज को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी में लगभग 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सपोर्ट शेयर में इनका योगदान 48% है, जो दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड में इनकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक है एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जो लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वाइटल है क्योंकि ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव करता है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। ये सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की नर्सरी की तरह एक्ट करता है और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एंसिलरी यूनिट्स बनकर सप्लाई चेन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ठीक, डेफिनेशन चेंज करके गवर्नमेंट ने बेसिकली इन फर्म्स को ग्रो करने का लाइसेंस दिया है ताकि वो बिना अपना एमएसएमई स्टेटस खोए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकें और मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखो, एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी चुनौती रही है इनफॉर्मेलिटी की।
ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं होते, जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स और फॉर्मल क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्रेसिव यूज़ किया गया है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का प्रोसेस फ्लो दिखाया गया है। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है। पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम होता था, अब उद्यम है जो सीधा सीबीडीटी और जीएसटीएन नेटवर्क से लिंक होता है। इस यूजर जर्नी को देखें। आधार नंबर से स्टार्ट होके ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के थ्रू फाइनल उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो भी जीरो कॉस्ट पर। इस सर्टिफिकेट पर एक क्यूआर कोड होता है जो एंटरप्राइज की डिजिटल आइडेंटिटी बन जाता है। ये डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है, जिससे बैंक्स को लोन देने में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन बिजनेस करते वक्त प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया, जो स्लाइड के मिडिल सेक्शन में दिखाया गया है। ये एक सिंगल विंडो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जो हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है। यहाँ एआई और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके एमएसएमईज की प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंस की हो या रॉ मटेरियल की, सॉल्व की जाती हैं। इसका नाम ही सजेस्ट करता है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। स्लाइड के राइट साइड में जेम फनल देखें। मार्केट एक्सेस एक बड़ा हर्डल होता है छोटे प्लेयर्स के लिए। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। गवर्नमेंट मैंडेट के हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अपनी खरीद का 25% एमएसएमई से लेना अनिवार्य है। जेम इंटरमीडियरीज को हटाकर सीधा सेलर को गवर्नमेंट बायर्स से जोड़ता है, जिससे प्राइस डिस्कवरी बेहतर होती है और ट्रांसपेरेंसी आती है। ये तीनों डिजिटल पिलर्स, उद्यम फॉर आइडेंटिटी, चैंपियंस फॉर सपोर्ट और जेम फॉर मार्केट, मिलकर एमएसएमई इकोसिस्टम को फॉर्मलाइज और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। समझ आया? यू सी, एमएसएमई सेक्टर के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए फाइनेंस ऑक्सीजन का काम करता है। लेकिन क्राइसिस के समय, जैसे कोविड-19 के दौरान, लिक्विडिटी सूख जाती है। इस स्लाइड में हम दो क्रिटिकल फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को समझेंगे, ईसीएलजीएस और ट्रेड्स। सबसे पहले लेफ्ट साइड में ईसीएलजीएस यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के स्ट्रक्चर को देखें। जब पैंडेमिक आया तो बैंक्स एमएसएमईज को लोन देने से डर रहे थे, क्योंकि डिफॉल्ट का रिस्क था। सरकार ने इंटरवीनिंग करते हुए कहा कि आप लोन दो, गारंटी हम लेंगे। डायग्राम में देखें कैसे एनसीजीटीसी बैंक्स को 100% क्रेडिट गारंटी देता है। इसका मतलब, अगर एमएसएमई बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो पैसा सरकार चुकाएगी। ये कोलैटरल फ्री लोन होता है, यानी एमएसएमई को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। इस मैकेनिज्म ने वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट की और लाखों बिजनेसेस को बंद होने से बचाया। इसका स्कोप अब हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स तक भी बढ़ा दिया गया है। अब दूसरा बड़ा इशू है डिलेड पेमेंट्स का। एमएसएमईज अपना माल कॉरपोरेट बायर्स या पीएसयूज को बेच तो देते हैं, लेकिन पैसा महीनों तक अटक जाता है। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल टूट जाती है। इसका सल्यूशन है ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। राइट साइड में ट्रेड्स ऑपरेशनल साइकिल का साइक्लिक फ्लो चार्ट देखें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। प्रोसेस सिंपल है। स्टेप 1 में एमएसएमई गुड्स डिलीवर करके इनवॉइस अपलोड करता है। स्टेप 2 में कॉर्पोरेट बायर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है। स्टेप 3 और 4 में मल्टीपल फाइनेंसियर्स जैसे बैंक्स या एनबीएफसीज उस इनवॉइस के अगेंस्ट बोली लगाते हैं। एमएसएमई बेस्ट इंटरेस्ट रेट चूज करता है और स्टेप 5 में उसे तुरंत पैसा मिल जाता है डिस्काउंट कटने के बाद। स्टेप 6 में ड्यू डेट पर कॉर्पोरेट बायर सीधा फाइनेंसियर को पेमेंट कर देता है। इससे एमएसएमई का लिक्विडिटी अनलॉक हो जाता है और वो अपने अगले ऑर्डर पर फोकस कर सकता है। ये मैकेनिज्म एसेट्स यानी रिसीवेबल्स को लिक्विड कैश में कन्वर्ट करने का एक पावरफुल टूल है। क्लियर है? अब तक हमने क्रेडिट और सर्वाइवल की बात की, लेकिन अगर एमएसएमईज को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनना है तो उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि परफॉर्म करना होगा। इसी सोच के साथ रैंप स्कीम यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को लॉन्च किया गया है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में देखें, ये स्कीम वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन है, जिसका टोटल आउटले लगभग 6000 करोड़ है। इसका स्ट्रेटेजिक रोड मैप दिखाता है कि ये 5 साल 2022 से 2027 का इंटरवेंशन है। रैंप का कोर ऑब्जेक्टिव पुरानी स्कीम्स से अलग है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्पेटिटिवनेस पर फोकस करता है।
ये सिर्फ पैसा नहीं बांट रहा, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। इसका एक मुख्य लक्ष्य सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। फेडरलिज्म का यूज करते हुए स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो अपने लोकल एमएसएमई नीड्स के हिसाब से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज तैयार करें। स्लाइड के राइट साइड में रैंप आर्किटेक्चर को एक बिल्डिंग के रूप में दिखाया गया है, जो 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना स्केल करना मुश्किल है। दूसरा क्रिटिकल पिलर है ग्रीन ट्रांजिशन। ग्लोबल मार्केट्स में अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड है, इसलिए जेड यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तीसरा पिलर है एक्सेस टू क्रेडिट और चौथा है मार्केट लिंकेज। ये स्कीम एमएसएमईज के डिलेड पेमेंट्स के इशू को भी एड्रेस करती है। रैंप बेसिकली एक इकोसिस्टम क्रिएटर है जो एमएसएमईज को लो वैल्यू प्रोडक्शन से हाई वैल्यू ग्लोबल कंपेटिटिवनेस की तरफ ले जाने का रोड मैप है। जब एमएसएमईज ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करेंगे, तभी वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट हो पाएंगे। समझ आया? नाउ लेक्चर के आखिरी सेगमेंट में हम रीजनल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी के स्पेशल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हर रीजन की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी इनिशिएटिव। स्लाइड के लेफ्ट साइड में मैप बेस्ड कॉल आउट देखें। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो जैसे बिहार का मखाना या कोर्ग की कॉफी, या इंडस्ट्रियल जैसे वाराणसी का सिल्क, जिसमें उस रीजन को कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। ओडीओपी का कॉन्सेप्ट है इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उस डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट करना। इस इनिशिएटिव को डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स डीईएच के साथ मर्ज किया गया है। सरकार यहां ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करती है ताकि लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच सकें। ये बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर करता है ताकि इंडस्ट्री सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSC-CDP। स्लाइड के राइट साइड में बिफोर एंड आफ्टर डायग्राम देखें। फ्रैगमेंटेड स्टेट में छोटी यूनिट्स अलग अलग काम करती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स हाई होती है और बार्गेनिंग पावर जीरो होती है। इसका इकोनॉमिक सोल्यूशन है अग्लोमरेशन इकोनॉमीज। जब हम इन यूनिट्स को एक क्लस्टर मोड में ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैजिक होता है। डायग्राम में देखें कैसे एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC बनाया गया है। यहाँ टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर और रॉ मटेरियल डिपो शेयर्ड होते हैं। इससे इंडिविजुअल यूनिट का खर्चा ड्रास्टिकली कम हो जाता है। एक साथ होने से इनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और स्पेशलाइज्ड सप्लाई चेन्स डेवलप होती है। क्लस्टर अप्रोच एफिशिएंसीज क्रिएट करता है, इनोवेशन को फॉस्टर करता है और छोटे प्लेयर्स को वो शक्ति देता है जो अकेले पॉसिबल नहीं थी। ओडीओपी और क्लस्टर्स मिलकर इंडिया के ग्रासरूट मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइटलाइज कर रहे हैं। एक्सीलेंट।